Good afternoon to all of you. Today I am going to discuss about the cell, most important topic for the JK SSB examinations. Getting अब हमारे पास जो सेल है ये क्या है, स्टडी ऑफ सेल, इस सबसे हमारे पास बेसिक यूनिट है। ठीक है, हमारे पास जो सेल है, सेल क्या है, द स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, अब हमारे पास जो सेल है वो सबसे, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो सेल है वो सबसे फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। गेटिंग, याद रखना, जो सेल है सबसे बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। गेटिंग, तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जो स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, ये याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है द स्टडी ऑफ सेल इज का साइटोलॉजी। सेल ऑर्गन, सेल से क्या बनता है, और सेल से बनता है टिश्यू। याद रखना, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से बनता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलके बनती है कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बायोम, बायोम से बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर के बाद बनता है यूनिवर्स। क्या क्या, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल मीन्स ऑर्गेनिज्म बन जाता है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। गेटिंग, ये चीज़ें आपकी याद रखनी है। तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल से टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद है पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। गेटिंग, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो हमारे क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बिकॉज इट रेगुलेट्स ऑल द फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये हर एक फंक्शन को क्या करता है, और रेगुलेट करता है ऑर्गेनिज्म। गेटिंग, तो सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। गेटिंग, तो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल से हम बने हैं, है ना। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बन जाता है, फिर पॉपुलेशन बन जाती है, सारे इंडिविजुअल मिलके पॉपुलेशन क्या बनती है, एक पूरी कम्युनिटी बन जाती है, कम्युनिटी के बाद एक इकोसिस्टम बन जाता है, फिर बायोम बन जाता है, फिर बायोस्फीयर, फिर यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। गेटिंग, क्योंकि ये जो सेल है, सेल के बगैर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज इट रेगुलेट ऑल द फंक्शन इन योर बॉडी। Why cell is called the fundamental unit of life? Cell is called the fundamental unit of life because it regulates all the function in organism. Getting, next one is, it is the structure and functioning unit of life because whole body is made up of cell. ठीक है, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट रेगुलेट ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, बिकॉज इट रेगुलेट ऑल द फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, बिकॉज होल बॉडी इज मेड ऑफ सेल, क्योंकि पूरी जो बॉडी है वो किससे बनी है, सेल से, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है। गेटिंग, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, बिकॉज होल बॉडी इज मेड ऑफ सेल। गेटिंग, जो सेल है ये लेटिन वर्ड्स है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, लेटिन वर्ड है। ठीक है, मीनिंग ये स्मॉल रूम। ठीक है, स्मॉल मीन्स एम्प्टी रूम। गेटिंग, तो सेल क्या है, ये एक लेटिन वर्ड है, द वर्ड सेल इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड मीनिंग ये स्मॉल रूम, मतलब एक छोटा सा कमरा है, या एम्प्टी रूम, है ना, स्मॉल रूम बोलो या एम्प्टी रूम बोलो। सेलुला मीन्स सेल। ठीक है, सेलुला मीन्स सेल। तो सेल कहाँ से ड्राइव की है, लेटिन वर्ड है, ये स्मॉल रूम या एम्प्टी रूम। गेटिंग, सेलुला मीन्स सेल। स्लाइस ऑफ कॉर्क या कॉर्क सेल, डेड सेल, है ना, मतलब कि स्लाइस ऑफ कॉर्क या कॉर्क सेल ये एक डेड सेल है। ठीक है, स्लाइस ऑफ कॉर्क या कॉर्क सेल ये एक डेड सेल है, याद रखना। स्लाइस ऑफ कॉर्क और कॉर्क क्या एक डेड सेल है। किसने डिस्कवर किया है, रॉबर्ट हुक ने 1665। हु डिस्कवर्ड द सेल। ठीक है, सेल को किसने डिस्कवर किया है, रॉबर्ट हुक ने 1665 है, याद रखना। हु डिस्कवर द सेल, स्लाइस ऑफ कॉर्क या कॉर्क सेल या डेड सेल। जो कॉर्क सेल है ये डेड सेल है, वो किसने डिस्कवर किया है, डेड सेल को किसने डिस्कवर किया, मीन सेल को किसने डिस्कवर किया, डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक 1665। ये इंपॉर्टेंट है स्लाइड। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो व्हाट इज सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। सेल से क्या बनता है, टिश्यू, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोन और बायोस्फीयर। गेटिंग, उसके बाद सेल इज द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज इट रेगुलेट ऑल द फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, और इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, बिकॉज होल ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल। गेटिंग, अब सेल जो है एक लेटिन वर्ड से ड्राइव किया है, द सेल इज ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड। ठीक है, तो सेल कहाँ से लिया गया, लेटिन वर्ड मीन्स का, जिसका मीनिंग है स्मॉल रूम, या आपके पास है एम्प्टी रूम। सेलुला जो है ये सेल है। ठीक है, सेलुलर क्या है, एक सेल है। ठीक है, स्लाइस ऑफ कॉर्क या कॉर्क सेल, स्लाइस ऑफ कॉर्क या कॉर्क सेल एक डेड सेल है। ये किसने डिस्कवर किया है, रॉबर्ट हुक ने, कब 1665। याद रखना, जो सेल है, ठीक है, जो डेड सेल है वो किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने, और लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, वो किया था लीवन हुक ने। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ
ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, हर एक जितने भी ऑर्गेनिज्म वो किससे बने हैं, सेल से, ठीक है। ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म वो किससे बने हैं, सेल से। हमारे पास कॉर्क सेल जिसको कहा जाता है डेड सेल, नो लिविंग कैरेक्टर, मतलब कि ये जिसमें कोई भी लिविंग कैरेक्टर नहीं था। किसने पहली बार कॉर्क सेल में सेल डिस्कवर किया है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, गेटिंग। उसके बाद डिस्कवरी बाई रॉबर्ट हुक 1665, ठीक है, ये मैंने पढ़ा थी। ही यूज्ड ए माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन थिन स्लाइसिस ऑफ कॉर्क, उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था इन छोटे छोटे जो स्लाइसिस है कॉर्क के, इनको एग्जामिन करने के लिए। तो ही यूज्ड ए माइक्रोस्कोप, उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था टू एग्जामिन थिन स्लाइसिस ऑफ कॉर्क, गेटिंग। कॉर्क सेल विच आर स्मॉल, जो कॉर्क सेल बहुत ही छोटे हैं, हॉलो कंपार्टमेंट होते हैं, रिजेंबलिंग स्मॉल रूम्स, सो ही कॉल्ड देम स्मॉल रूम्स, गेटिंग। जो कॉर्क सेल होते हैं, जब उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप से जो स्लाइस थे कॉर्क के, जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया, जब उन्होंने कॉर्क लिया, ठीक है, मतलब डेड सेल लिया, गेटिंग, उसमें ये चीज़ें देखी माइक्रोस्कोप के अंडर कि उसमें क्या है, क्या देखा कि उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, एक छोटा कमरे के जैसा है, बिल्कुल खाली कंपार्टमेंट है कमरे के जैसे, जो रिजेंबल करता है स्मॉल रूम, इसीलिए उसको कहा जाता है स्मॉल रूम या एम्प्टी रूम, गेटिंग। नेक्स्ट वन इज़ द वान लीवनहॉक, ठीक है। वान लीवनहॉक क्या थे, ये डच ट्रीटमेंट्स एंड साइंटिस्ट थे। कौन 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 थे ये, डच ट्रीटमेंट्स एंड साइंटिस्ट थे। इन्वेंटेड फर्स्ट प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप, इन्होंने पहली बार प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, याद रखना, फर्स्ट माइक्रोस्कोप आई इन्वेंटेड बाय, फर्स्ट प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप नहीं, फर्स्ट प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया है, वान लीवनहॉक ने। ये डच ट्रेड्समैन थे एंड साइंटिस्ट थे, याद रखना, पहला प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, वान लीवनहॉक ने। ये डच ट्रेड्समैन और साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, ये किसके फादर है, माइक्रोबायोलॉजी, याद रखना, इज द फादर ऑफ द माइक्रोलॉजी, ठीक है, वो वाज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वान लीवनहॉक। डिस्कवर्ड मैनी ऑर्गेनिज्म, इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पर्म, याद रखना, इन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पर्म, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से। कॉर्क सेल एक डेड सेल है जिसमें कोई भी लिविंग कैरेक्टर नहीं है, किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप लिया है जिससे उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एग्जामिन किया है। कॉर्क सेल जो एक स्मॉल हॉलो कंपार्टमेंट रिजेंबलिंग स्मॉल रूम, सो ही कॉल्ड देम स्मॉल रूम, मतलब कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर कॉर्क सेल को देखा तो वहाँ पे क्या देखा उन्होंने कि एक छोटा सा कमरा जो है, खाली कंपार्टमेंट है, जो किससे मिलता जुलता है, एक छोटे कमरे की तरह, इसीलिए उसको कहा जाता है, एक मतलब लेटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। और ये है एक स्मॉल रूम, मीन्स एम्प्टी रूम। उसके बाद लीवनहॉक थे, पहला प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया, इन्वेंट किया है लीवनहॉक ने। ये क्या थे, डच ट्रेड्समैन थे एंड साइंटिस्ट थे, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। डिस्कवर, इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया है, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पर्म, याद रखते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पर्म। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, these are the most important point for the JKSSB examination and other examination point of view. Please, may everybody subscribe my channels and put all these important points in your notes. Getting, देखो, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए मैं वीडियो बना के लाऊंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इसलिए देखो, मैंने इतने देर से वीडियो नहीं बनाई, गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे बूस्ट मिलता है, जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़। नाउ एंटोनियो वन लीवनहॉक, जिन्होंने फर्स्ट प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप, ये डच स्टेट्समैन थे, ठीक है, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। एंटोनियो वन लीवनहॉक फर्स्ट टू डिस्कवर फ्री लिविंग सेल, उन्होंने क्या किया था, पहला फ्री लिविंग सेल डिस्कवर किया था, किसमें, इन पॉन्ड वाटर, ठीक है, तालाब के पानी में पहला फ्री लिविंग सेल डिस्कवर। हु डिस्कवर द फर्स्ट फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, ठीक है, जो पॉन्ड वगैरह है, ठीक है, तालाब वगैरह है ना, किसने डिस्कवर किया था, पॉन्ड में, गेटिंग, वो किया था वन लीवनहॉक ने, ठीक है। ये एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो किसमें, कहाँ पे, तालाब के पानी में पाया गया था, ठीक है। और वो क्या था, बैक्टीरिया। कौन कौन से डिस्कवर किए थे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पर्म, तो वो लिविंग सेल है, याद रखना। एंटोनियो वन लीवनहॉक फर्स्ट टू डिस्कवर फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर बैक्टीरिया, गेटिंग। ही इज आल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इसी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। अब लिविंग में क्या क्या चीज़ें, मतलब फीचर थे, जब उन्होंने बैक्टीरिया डिस्कवर किया तालाब के पानी में, तो उन्होंने उसमें क्या क्या मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट की, है ना, क्या क्या मतलब लिविंग कैरेक्टर क्या क्या फाइंड आउट। मेटाबॉलिज्म था, मेटाबॉलिज्म मीन्स कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द सम ऑफ
मेटाबॉलिज्म क्या है? द सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जो भी हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं और कुछ चीज़ें फॉर्म होती हैं, गेटिंग, उसी को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। याद रखना, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ, कोई भी चीज़ें टूटती है ना, गेटिंग। एनाबॉलिज्म क्या होता है? फॉर्मेशन, मतलब कोई चीज़ें न्यू सेल वगैरह बनते हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट होता है सेल में, है ना, नई नई जो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, उसमें दोबारा से रिपेयर हो जाते हैं, गेटिंग, उसको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म से बना हुआ है ना। कैटाबॉलिज्म किसके लिए होता है? फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पजेज। और एनाबॉलिज्म का काम क्या है? ये कंस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए होता है हमारी बॉडी में, गेटिंग। तो लिविंग क्या है? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लिविंग में क्या क्या करेक्टर होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म, जैसे हमारी बॉडी में दोनों मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म है ना, मीन्स कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है। कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस होना चाहिए ना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। ग्रोथ, देखो हम जैसे हम बर्थ लेते हैं, उसके बाद हमारी ग्रोथ बढ़ती जाती है, ठीक है, गेटिंग। और पहले भी होती है, जैसे हम जब भी ओम में होते हैं मदर के, उस टाइम भी ये चीज़ें चलता रहता है, गेटिंग। उसके बाद रिप्रोड्यूस है ना, यंग वन हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वी हैव टू प्रोड्यूस देयर वन यंग वंस, गेटिंग, जन्म लेते हैं, ठीक है, जन्म देते हैं, गेटिंग। तो ये हमारे पास क्या है? एक लिविंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और ग्रोथ ये होना इंपॉर्टेंट है, और साथ में रिप्रोड्यूस। सेल थ्योरी किसने दी है? 1838 से लेकर 1839 में बाय, ठीक है, मैथस, शिल्डन एंड शिवान, ठीक है, याद रखना। 1800 सेल थ्योरी किसने दिए थे? बाय मैथस, शिल्डन एंड शिवान ने। ये जर्मन, ठीक है, बॉटनिस्ट थे। कौन थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, याद रखना। सेल थ्योरी किसने दी है? सेल थ्योरी 1838 से लेकर 1839 तक किसने दी है? सेल थ्योरी, THE। सेल थ्योरी किसने दी है? सेल थ्योरी दी है 1839 से लेकर 1838 से लेकर 1839 तक, याद रखना। जो सेल थ्योरी कब दी है? 1838 से लेकर 1839 तक। किसने दी थी? बाय माल्थस शिल्डन, ठीक है, ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, ठीक है, जो प्लांट्स के बारे में जानते थे, गिरी। तो किसने दिया सेल थ्योरी? बाय माल्थस शिल्डन एंड शिवान ने, ठीक है, ये जर्मन थे, बॉटनिस्ट थे। एंड थियोडोर शिवान, और कौन थे? थियोडोर शिवान, ये जर्मन जोलॉजिस्ट थे, याद रखना। माल्थस शिल्डन एंड शिवान ने सेल थ्योरी दी थी 1838 से लेकर 1839 तक, गेटिंग। ये दोनों कौन थे? जो माल्थस शिल्डन थे, वो कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे, मतलब कि वो प्लांट्स के बारे में जानते थे। और थियोडर जो शिवान थे, वो जर्मन जोलॉजिस्ट थे, वो एनिमल्स के बारे में जानते थे, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, गेटिंग। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek क्या थे? उन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था फ्री लिविंग सेल इन पाउंड वाटर बैक्टीरिया। ही इज़ आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। और यही फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। लिविंग मेटाबॉलिज्म, मतलब कि लिविंग कैरेक्टर क्या क्या होना चाहिए उस बैक्टीरिया में? बैक्टीरिया, प्रोटोजा, और आपके पास आ गया स्पर्म। लिविंग में मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, मतलब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पज है, एनाबॉलिज्म फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पज। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये फीचर होना चाहिए एक फ्री फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, गेटिंग। ये सारे फीचर पाए गए थे बैक्टीरिया में। मेटाबॉलिज्म सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? एक ब्रेकडाउन होता है मान डिस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए। एनाबॉलिज्म होता है जो कंस्ट्रक्टिव पर्पज, मीन्स फॉर्मेशन होती है किसी चीज़ की। सेल थ्योरी 1838 से लेकर 1839 तक बाय माल्थस शिल्डन ने, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। और थियोडोर शिवान, ये जर्मन जोलॉजिस्ट थे, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ 1838 माल्थस शिल्डन, ये जर्मन बॉटनिस्ट, याद रखना। 1838 में क्या हुआ? सेल थ्योरी किसने दी थी? माल्थस शिल्डन ने और थियोडोर शिवान ने, गेटिंग। 1838 में क्या हुआ? माल्थस शिल्डन ने, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, स्टेटेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। उन्होंने क्या किया 1838 में? जो माल्थस शिल्डन थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जितने भी जो प्लांट्स हैं वो किससे बनी है? सेल से, ठीक है। 1838 में जो हमारे पास माल्थस शिल्डन थे, उन्होंने क्या कहा? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, कि जितने भी जो प्लांट्स हैं वो किससे बनी है? सेल से। 1839 में क्या हुआ? थियोडोर शिवान, ये जर्मन जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कहा ऑल द एनिमल्स आर आल्सो मेड ऑफ सेल।
1838 में क्या कहा, सेल थ्योरी किसने दी थी, शिल्डन एंड शिवान ने। उन्होंने ये कहा कि जितने जो सेल है वो किससे बना, जो 1838 में शिल्डन और शिवान ने क्या की थी, ये थ्योरी दी थी, गेटिंग। और 1838 में क्या हुआ, जो माल्थस शिल्डन थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि जो भी प्लांट्स है वो किससे बने हैं, सेल से। और 1839 में जो थियोडोर शिवान थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये जर्मन जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जितने भी एनिमल्स है वो किससे बनी है, सेल्स, गेटिंग। और जिसको क्या कहा जाता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, याद रखना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी जो सेल है वो कहाँ से आए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। एडिड बाई रुडोल्फ वर्च्यू 1855, ये किसका स्टेटमेंट था, रुडोल्फ वर्च्यू ने 1855, ठीक है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, याद रखना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल है वो कहाँ से आए, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, गेटिंग। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एडिड बाय रुडोल्फ वर्च्यू 1885, getting this point is very important. omnis cellula e cellula, all cell arise from, हर एक जो सेल है वो कहाँ से अराइज हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, एडिड बाय रुडोल्फ विर्च्यू 1885, याद रखना, ओमनिस ई सेलुला, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल है वो कहाँ से है, प्री एग्जिस्ट, पहले से एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। किसने ये किया था, एडिड बाय रुडोल्फ विर्च्यू 1885 में। रुडोल्फ विर्च्यू ने 1885 में क्या किया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, गेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीट सेल थ्योरी बाय रुडोल्फ विर्च्यू, याद रखना, सेल थ्योरी किसने दी थी, शिल्डन शिवान ने 1838 से लेकर 1839 में, लेकिन कंप्लीट जो सेल थ्योरी थी रुडोल्फ विर्च्यू ने कब दी थी, 1885, याद रखना, कंप्लीट सेल थ्योरी किसने दी है, रुडोल्फ विर्च्यू ने 1885 में। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, गेटिंग। नेक्स्ट, ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ प्लांट सेल, हर एक जो प्लांट्स है वो किससे बना, प्लांट सेल में। और एनिमल्स आर मेड ऑफ एनिमल सेल, हर एक जो एनिमल्स है वो किससे बना हुआ है, एनिमल सेल। बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, किसके जरिए से, सेल डिवीजन के, याद रखना, हर एक प्लांट सेल किससे बना हुआ, प्लांट्स किससे बना, प्लांट सेल से। एनिमल्स किससे बना हुआ, एनिमल सेल से, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। आई होप वेरी क्लियर, ठीक है। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, who was the father of बायोलॉजी, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन सा है, एरिस्टोटल। देखो हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सबसे सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, गेटिंग। यू मीन ट्रू और करियो मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। यूकैरियोटिक का क्या मतलब है, ठीक है, ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में, ठीक है। यूकैरियोटिक, यू मीन ट्रू और करियो मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक में आ जाता है, याद रखना। यू मीन ट्रू, यू का क्या मतलब होता है, ट्रू, और करियो मीन्स न्यूक्लियस, यू ट्रू, करियो मीन न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक प्लांट्स और एनिमल सेल है, ठीक है, इसमें पाया जाता है। यूकैरियोटिक में क्या क्या, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल सेल है, कौन यूकैरियोटिक सेल है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। जिस भी प्लांट्स या एनिमल्स में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, बिल्कुल ट्रू न्यूक्लियस मीन्स नेक्स्ट न्यूक्लियस, जो हमें मतलब पता चलता है कि वहाँ पे न्यूक्लियस है, गेटिंग, जो हर एक मतलब एक सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो यू मीन ट्रू, करियो मीन न्यूक्लियस, गेटिंग, उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक प्लांट्स और एनिमल्स। सेल दो किस्म के होते हैं, सेल दो किस्म, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, दो किस्म के हमारे पास सेल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल कितने किस्म के होते हैं, दो, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, इसमें क्या होता है, लैक ये मेम्ब्रेन बॉन्ड में न्यूक्लियस, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है लैक ये मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस, इसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है न्यूक्लियस, ठीक है, लैक ये मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, लैक ये मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक। सर्कुलर डीएनए होता है, नो हिस्टोन, इसमें प्रोटीन, ठीक है, याद रखना, इसमें कोई भी हिस्टोन नहीं होता है, मीन्स प्रोटीन, गेटिंग। तो सर्कुलर डीएनए और डीएनए कैसे होता है, प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर होता है और नो हिस्टोन मीन्स प्रोटीन नहीं होता, नो हिस्टोन। फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल, और इसमें राइबोसोम होता है, सेम्प्टी एस टाइप, याद रखना, राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, ठीक है, गेटिंग। तो क्या बोला मैंने,
हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है। ये न्यूक्लियस मतलब कि मेम्ब्रेन बोर्न न्यूक्लियस होता है। यू मीन ट्रू और करियो मीन्स न्यूक्लियस। यू करियो मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। ये प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में, ठीक है। अब देखो सेल दो किस्म के होते हैं, ये प्रो कैरियोटिक सेल एंड यू कैरियोटिक सेल, ठीक है। अब प्रो मीन्स जिसमें न्यूक्लियस बॉन्ड मेम्ब्रेन जो होता है एब्सेंट होती है, मीन्स न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और इसमें डीएनए कैसे होता है? सर्कुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोकैरियोटिक में डीएनए कैसे होता है? सर्कुलर। और इसमें नो हिस्टोन होता है, मतलब प्रोटीन नहीं होता है, याद रखना। नो हिस्टोन मीन्स प्रोटीन, सर्कुलर डीएनए होता है और नो हिस्टोन होता है। फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसमें कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। फ्यू इंटर स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन होते हैं जिसको कहा जाता है सेल वॉल। और राइबोसोम होता है कितने टाइप्स? 70 टाइप्स, ठीक है। कौन सा टाइप होता है? राइबोसोम 70 टाइप्स, याद रखना। इसमें कौन सा राइबोसोम होता है? 70 टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है? हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा है, लैक होता है मेम्ब्रेन बोर्न न्यूक्लियस और सर्कुलर डीएनए होता है उसमें। नो स्टोन मीन्स प्रोटीन नहीं होता है। राइबोसोम 70S टाइप होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मेम्ब्रेन बोर्न न्यूक्लियस होता है जिसमें सेल ऑर्गेनिज होते हैं, गेटिंग। लीनियर डीएनए होता है और हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लीनियर डीएनए होता है और हिस्टोन प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, और इसमें यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या पढ़ा है? प्रोकैरियोटिक में मतलब लैक ऑफ न्यूक्लियस बॉन्ड मेम्ब्रेन होती है, सर्कुलर डीएनए होता है, नो स्टोन होता है, राइबोसोम 70S टाइप होता है। यूकैरियोटिक में होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होता है, कंटेन सेल ऑर्गेनिज होता है, लीनियर डीएनए होता है और हिस्टोन प्रेजेंट होता है, गेटिंग। यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं इसमें, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, गेटिंग। सेल यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जो सिंगल सेल से बना होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर क्या होता है? जो सिंगल सेल से बना होता है। सेल यूनिसेलुलर क्या होता है? जो मेड ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल कंटेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल होता है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का, गेटिंग। तो मेड ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल कंटेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिंगल सेल सब कुछ स्ट्रक्चर और फंक्शन करता है पूरा ऑर्गेनिज्म का, जैसा अमोबा आ गया, यानी। मल्टी सेलुलर क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल, इसमें बहुत सारे सेल बने होते हैं, यानी। डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी सीन, और इसमें मतलब सेल डिवीजन भी यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। 1 से 2, 2 से, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, है ना, ऐसे डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस होते हैं, ठीक है। हिस्टोन जो है राउंड शेप होती है, याद रखना। हिस्टोन जो हमारे पास यूकैरियोटिक में होता है, हिस्टोन कैसे कौन सी शेप का होता है? राउंड शेप, गोल शेप का, याद रखना, गेटिंग। अब जो हमारे पास यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर की क्या की एग्जांपल है? अमोबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना, याद रखना। कौन कौन से? अमोबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना। अमोबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमोबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, गेटिंग। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है आपके पास? मेम्ब्रेन बोर्न न्यूक्लियस, कंटेन सेल ऑर्गेनिज, न्यूक्लियर लीनियर डीएनए, हिस्टोन प्रेजेंट, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हिस्टोन राउंड शेप, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल कंटेन स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल होते हैं, डिवीजन और लेबर कैन बी सीन, अमोबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, सेल स्ट्रक्चर। सेल्स आर मेड ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनिज्म। सेल्स आर मेड ऑफ कंपोनेंट्स, जो सेल्स है वो किससे बना हुआ? कंपोनेंट से, जिसको कहा जाता है सेल ऑर्गेनिज्म, है ना। बहुत सारी सेल ऑर्गेनिज्म है, जो बहुत सारे कंपोनेंट से जब सेल बनता है तो सेल ऑर्गेनिज्म बनती है। डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टीन डी ड्यू, याद रखना। सेल स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया है? क्रिस्टीन डी ड्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिस्टीन डी ड्यू, क्रिस्टीन, CHRISTIN, डी ड्यू, DUV, ठीक है। तो सेल्स आर मेड ऑफ कंपोनेंट्स, सेल्स क्या बनता है? बहुत सारे कंपोनेंट्स से बनता है जिसको कहा जाता है सेल ऑर्गेनिज्म। किसने डिस्कवर किया है? क्रिस्टीन डी ड्यू, गेटिंग। ये हमारे पास क्या सेल स्ट्रक्चर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग। अब हमारे पास जो ये बीच में है, ये क्या हमारे पास? न्यूक्लियस है, बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या? डीएनए है, याद रखना है, डीएनए है हमारे पास, ठीक है। डबल हेलिक्स डीएनए यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, जो लीनियर शेप का होता है, ठीक है। डबल हेलिक्स डीएनए है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला सेल है ना, बाहर से जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो बाहर से मेम्ब्रेन है इस सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है सेल वॉल, याद रखना। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल की क्या होती है? देखो, प्लांट्स में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, याद रखना। ये सेल वॉल है, प्लांट्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है? जो सेल स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया? क्रिस्टीन डी ड्यू, ठीक है। जो प्लांट सेल है ये आउटर वॉल है जिसको कहा जाता है सेल वॉल,
गेटिंग, ये किस, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो अंदर ये वाला है, ठीक है, ये है डीएनए सर्कुलर, मतलब कि आपके पास डीएनए है लीनियर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बाहर जो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर ये वाला है, जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, साइटोप्लाज्म। बाहर वाला ये वाली वाल, ये वाली वाल, ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल, ठीक है। अंदर वाला जो है ये है डीएनए, ठीक है। और इस साइड क्या है, ये वाला, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी या पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, एनर्जी करेंसी या पावर हाउस ऑफ द सेल। वो इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी या पावर हाउस ऑफ द सेल, गेटिंग। तो इसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी या पावर हाउस ऑफ द सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग। न्यूक्लियस, उसके बाद साइटोप्लाज्म आ गया। अब हमारे पास है इसके बाहर जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है गोल्गी बॉडीज़, जो पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोल्गी बॉडीज़ का क्या फंक्शन है, फॉर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। हम एक एक का सेल ऑर्गेनिज्म का फंक्शन पढ़ेंगे, बस आप सिर्फ आपने देख लेना यहाँ पे, गेटिंग। गोल्गी बॉडीज़ क्या है, एक पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। और इसके साथ न्यूक्लियस के साथ जो यहाँ पे नीचे है, ठीक है, ये है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये किससे बना हुआ है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। याद रखना, ER किससे बना हुआ, लिपिड्स एंड प्रोटीन से, ठीक है। ये दो किस्म के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, गेटिंग। तो क्या क्या है हमारे पास, ये आउटर जो कवरिंग है प्लांट सेल की, ये किसका स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का। ये याद रखना, किसने स्ट्रक्चर दिया है, क्रिस्टिन डी डू ने, गेटिंग। सेल किससे बने हैं, कंपोनेंट जिसको सेल ऑर्गेनिज्म कहा, किसने डिस्कवर किया, क्रिस्टिन डी डू ने। आउटर कवरिंग जो प्लांट सेल है उसको कहा जाता है सेल वॉल, एनिमल में एब्सेंट होती है। गोल्गी बॉडीज़ जो पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ठीक है। और उसके नीचे साथ में क्या है, ER है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो किस्म की होती है, एक है तो स्मूथ, एक होता है रफ, ठीक है। स्मूथ और रफ किससे बनी होती है, वो क्या, उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। और जो स्मूथ है उसमें लिपिड्स वगैरह से बनी होती है, गेटिंग। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बाहर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है वो आगे साइटोप्लाज्म, बहुत सारे इसमें प्लाज्मा होता है, ठीक है, पानी होता है, गेटिंग। और अंदर क्या है, न्यूक्लियस वगैरह ये है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है एनर्जी करेंसी, ठीक है, जो ATP के फॉर्म में होता है, ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी या पावर हाउस ऑफ द सेल, गेटिंग। और इस सेल वॉल के अंदर जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्लांट सेल डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ना, इसके अंदर जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल कहा जाता है सेल वॉल, इनर कवरिंग को क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, वैक्यूल है, ठीक है, जो फ्लूइड लाइक, इसमें बहुत सारा फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, गेटिंग वैक्यूल। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, जो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गेटिंग। नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वाज डिस्कवर्ड बाय नोल एंड रुस्का। याद रखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया है, नोल एंड रुस्का। नोल, KNOL, नोल, के साइलेंट होता है, नोल एंड रुस्का। याद रखना, किसने डिस्कवर किया है, नोल एंड रुस्का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया है, नोल एंड रुस्का ने 1940 में। याद रखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय नोल एंड रुस्का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया है, बाय नोल एंड रुस्का। मेड इट पॉसिबल टू स्टडी सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि ताकि हम मेड इट पॉसिबल टू स्टडी सेल ऑर्गेनिज्म, इसलिए कि ताकि हम सेल ऑर्गेनिज्म को आराम से की स्टडी कर सके। याद रखना, नोल एंड रुस्का ने 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया कि ताकि हम किसी भी सेल ऑर्गेनिज्म को आराम से उसकी स्टडी कर सकें, ठीक। कंपोजिशन ऑफ सेल, वाटर कितना होता है सेल में, 70 to 90%। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सेल में वाटर कितना होता है, 70 to 90%, इतना रेशियो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिक डेटा है, गेटिंग। प्रोटीन क्या होता है, 10 से 15%। कार्बोहाइड्रेट्स कितना होता है, 3%। लिपिड्स 2%। न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, DNA प्लस RNA। DNA होता है, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और Na होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%। और आइंस कितने होते हैं, 1%।
तो ये टोटल मिला के हमारे पास 100% आता है। तो सेल किससे से कंपोजिशन ऑफ सेल में क्या होता है, वाटर कितना होता है 70 to 90%, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन कितना होता है 10 to 15%, वाटर 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड में क्या आता है डीएनए और आरएनए होता है 5 to 7%, और आयंस होते हैं 1%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया है, नोल एंड रुस्कर ने, कब 1940, क्या करने के लिए कि ताकि हम सेल ऑर्गेनिज्म की आराम से स्टडी कर पाएँ। गेटिंग गेटिंग उसके बाद 19 मेड इट पॉसिबल टू स्टडी सेल ऑर्गेनिज्म। कंपोजिशन ऑफ सेल में क्या किया था, आपके पास वाटर 70 to 90%, वाटर आ गया 70 to 90%, सेकंड आ गया प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट्स कितने आ गए आपके पास 3%, लिपिड्स आ गया आपके पास 2%, और न्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए और आरएनए आ जाता है 5 to 7%, और आयंस होते हैं 1%। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, इसमें 2-3 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, और पूरा सेल चैप्टर यहाँ पे मैं कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको लिए मैं इतना बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहा हूँ गेटिंग विदाउट पेइंग एनीथिंग, तो प्लीज़ एवरीबॉडी जो भी इन बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपकी जो भी प्रिपरेशन हो वो अप टू द मार्क हो। गेटिंग आपको दूसरा चैनल कहीं और से देखना नहीं पड़ेगा, मैं पूरा यहाँ पे कंप्लीट करवा दूँगा। गेटिंग प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे बूस्ट मिलता है कि आपके लिए और लेक्चर बना लूँ।